नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं जो कि एनटीए के सिलेबस में लगाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटकों को हमने देख लिया है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। आपने वे नाटक नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही नाटकों के महत्वपूर्ण कथनों और तथ्यों जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं एवं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर अन्य वीडियो भी आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम एक और बात यह करनी है कि हिंदी नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसाम्य, इन तीनों ही नाटकों के कथन जो हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन तीनों ही नाटकों के जितने भी कथन हैं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी कथनों को और तथ्यों को, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वो प्रकाशन के संदर्भ में हो, महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में कि किस विद्वान ने इस नाटक के संदर्भ में क्या कहा है, यह बात हो, या फिर अंकों के संदर्भ में हो कि किस नाटक में कितने अंक हैं, उन अंकों में क्या है और क्या बात कही गई है पात्रों के संदर्भ में, वो सभी चीज़ें आपको एज अ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी तीनों ही नाटकों की एक साथ। अगर आप वह पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपना नाटक पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक। चलिए देखते हैं। नाटक है हमारा स्कंदगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त हमने पढ़ लिया है, जो कि प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक है। यह नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसमें कुल 5 अंक हैं तथा इसमें अगर हम देखें तो 33 दृश्य हैं। साथ ही साथ पात्रों की संख्या भी 33 बताई जाती है। इस नाटक को प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें विषय वस्तु, काव्यात्मकता, चरित्र चित्रण, देश प्रेम, पात्रों का अंतर्द्वंद एवं उनके प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वभाव का भी वर्णन इस नाटक में किया गया है। नाटक का जो नामकरण है, अगर हम नाटक के नामकरण की बात करें तो नाटक का जो नामकरण है वह तो चरित्र प्रधान है, लेकिन नाटक पूर्णतः चरित्र प्रधान न होकर कथा वस्तु प्रधान है। ठीक, लेकिन ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इसका नामकरण के माध्यम से प्रसाद जी अपने राष्ट्र प्रेम को उजागर करना चाहते थे। इस नाटक में शक तथा हूणों का आक्रमण दिखाया गया है, जिसके माध्यम से प्रसाद जी ने ब्रिटिश सत्ता की शोषणवादी नीति को उजागर करने का प्रयास किया है। इस नाटक में एक ओर गहरा अवसाद है तो दूसरी ओर गुप्त साम्राज्य की रक्षा के लिए अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन भी किया गया है, जिसके माध्यम से विदेशियों से आर्यावर्त की रक्षा की जा सके। तो यह सारी चीज़ें प्रसाद जी इस नाटक में दिखाना चाहते थे। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से ही पारिवारिक कलह जैसी समस्याओं को भी देखा जा सकता है। इन्होंने इस नाटक के माध्यम से पारिवारिक कलह जैसी समस्याओं को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस नाटक के संदर्भ में और महत्वपूर्ण बिंदुओं की, स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में, तो यह नाटक जो है इसकी कथावस्तु 3 स्तरों पर विभाजित की जा सकती है: इतिहास आश्रित, अनुमान आश्रित और कल्पना आश्रित। अर्थात हम शुरू से ही देख रहे हैं ध्रुवसाम्य में भी और चंद्रगुप्त नाटक में भी कि प्रसाद के नाटकों में इतिहास एवं कल्पना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। पात्रों के माध्यम से अगर हम बात करें तो द्वंद्व एवं तनाव की स्थिति को देखा जा सकता है, जो भारतीय नाटकों को पाश्चात्य नाटकों के साथ जोड़ती है। सत्ता के लिए संघर्ष एवं षड्यंत्र को दिखाया गया है। उत्तराधिकारी की समस्या भी यहाँ पे दिखाई गई है इस नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से सैन्य संगठन को अक्षमता को दिखाया गया है। इसके अलावा स्कंदगुप्त और देवसेना के माध्यम से प्रेम की विफलता का भी वर्णन देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ आत्मसम्मान एवं प्रणय का संघर्ष भी हमें दिखाई देता है इस नाटक में। स्कंदगुप्त के माध्यम से विद्रोहियों एवं दुश्मनों को क्षमादान दिया गया, जो कि भारतीय उदार चरित्र को दिखाने का प्रयास रहा है। नाटक का पात्र एक है मात्रगुप्त, उसे केवल कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए ही इस नाटक में रखा गया है। अगर हम देखें तो इस नाटक की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में, तो अकेलेपन का वर्णन किया गया है, जो कि परिस्थिति जन्य अस्तित्व मूलक प्रवृत्ति है। प्रेम की त्रासदीपूर्ण अनुभूति हुई है।
पारसी रंगमंच का प्रभाव है। इसके अलावा एक अन्य बात, वैराग्य मूलक अध्यात्म का भी वर्णन दिखाई देता है। भाषा की बात करें तो संस्कृत निष्ठ एवं क्लिष्ट है। बिंबों एवं प्रतीकों का भी वर्णन दिखाई दे जाता है। भाषागत त्रुटियां हमें कई जगह दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इस नाटक का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो अपने समय की राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। भारतीय राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया गया है इस नाटक के माध्यम से। 1928 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता का दौर था, जिसे परिलक्षित करके यह नाटक लिखा गया। राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना है। यह गौरव मानवतावादी एवं विश्व बंधुत्व मूलक के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अगर बात करें तो राष्ट्र के लिए त्याग की भावना भी इस नाटक में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृति की प्रशंसा विदेशियों से कराई गई है। नाटक में उन तथ्यों को रेखांकित किया गया है जो किसी भी देश में सांप्रदायिकता एवं विभाजन की स्थिति को पैदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस नाटक में गुप्तकालीन कथा को भी कहा गया है, जिसमें हिंदू एवं बौद्ध संघर्ष चरम की स्थिति में था, जिसके माध्यम से प्रसाद ने अपने समय की हिंदू एवं मुस्लिम संघर्ष को भी रेखांकित किया है। नाटक में राष्ट्रद्रोहियों के प्रति घृणा का भाव भी हमें देखने को मिलता है। इसमें दो प्रकार के पात्र हैं। एक वे हैं जो देश के लिए सर्वस्व देने को तैयार हैं, दूसरे वे पात्र हैं जो देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। राष्ट्र के प्रति हीन भावना पर करारी चोट की गई है इस नाटक के माध्यम से। काल्पनिक राष्ट्रीय चेतना का निषेध किया गया। यह बताया गया कि समाज में वर्ग समानता हो तथा लोगों को भूख से मुक्ति मिले। गांधीवादी दर्शन से मोह भंग की स्थिति भी दिखाई गई। वैसे तो प्रसाद जी अगर हम देखें तो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर हिंसात्मक कार्रवाई के भी पक्षधर रहे हैं। अगर हम देखें तो इस नाटक में शांत रस को अंगिरस के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि सहायक रस के रूप में देखें तो वीर, श्रृंगार, भयानक, विभत्स, हास्य आदि रसों को भी रखा गया है। लेकिन अगर ना देखें तो इस नाटक में वीर रस की प्रधानता अधिकतर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसाद जी जो हैं वो आनंद मूलक जो प्रवृत्ति है उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इस नाटक में भी आनंद मूलक शांत रस हमें देखने को मिलता है। सांसारिक भोग विलास के प्रति घृणा का भाव भी हमें इस नाटक में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नाटक ना तो सुखांत है ना ही दुखांत है, बल्कि दोनों का मिश्रण रूप है, जिसे प्रसादांत कहा जा सकता है, और जो कि ये प्रसाद जी की मौलिक अभिव्यक्ति है। नाटक में विभिन्न दर्शनों का भी प्रभाव पड़ा है, जैसे आनंदवाद, समरसतावाद, शैवादैत्यवाद, ये सारे जो वाद हैं वो दिखाई पड़ते हैं इस नाटक में, इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा नव्य वेदांतवाद, बौद्ध दर्शन, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवादी समाजवाद एवं वैष्णव का अवतारवाद भी इस नाटक में दिखाई देता है। अगर देखें तो भावनाओं के पर आधारित है ये नाटक, जिसमें प्रेम की पक्षधरता देखने को मिलती है। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए नवयुवकों का राष्ट्र के प्रति आहुति भी दिखाया गया है। शक एवं हूणों का आक्रमण दिखाया गया, जो अंग्रेजों के रूप में चित्रित किया गया। यह हमने पहले भी बता दिया है इस पॉइंट को। अगर देखें नाटक का जो नामकरण है वो चरित्र प्रधान है। नाटक की ऐतिहासिकता पात्रों एवं घटनाओं के आधार पर निर्धारित की गई है। नाटक में देखें तो 3 तरह के पात्र हैं। पात्र देख लेते हैं हम। 3 तरह के पात्र हैं नाटक में, और 3 ही तरह की घटनाएं भी हुई हैं। अगर हम देखें तो पहले पात्र देख लेते हैं। पात्र 3 प्रकार के हैं। ऐतिहासिक पात्रों में अगर हम देखें तो स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त है, पर्णदत्त है, चक्रपाणिन है, बंधुवर्मा है और अनंत देवी हैं। अर्ध ऐतिहासिक पात्र में अगर हम देखें तो सर्वनाग है, पृथ्वीसेन है और भीम वर्मा है। काल्पनिक पात्रों में अगर देखा जाए तो जयमाला है, देवसेना है, विजया है, देवकी है और मालिनी, ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो ऐतिहासिक पात्र हैं स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपाणिन, बंधुवर्मा और अनंत देवी। अर्ध ऐतिहासिक पात्र सर्वनाग, पृथ्वीसेन, भीमवर्मा और काल्पनिक पात्र ये सारे हैं। घटनाएं जो जैसे हमने कहा कि जैसे पात्रों की 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं, वैसे घटनाएं भी 3 रूपों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि अगर हम देखें थोड़ा छोटा कर लें तो तीनों ही दिख जाएंगी। ऐतिहासिक घटना के रूप में देखें तो हूणों का आक्रमण ऐतिहासिक है, उनकी पराजय ऐतिहासिक है।
पुरुगुप्त का आंतरिक संघर्ष ऐतिहासिक है, उनके मध्य जो द्वंद्व दिखाया गया है वो भी ऐतिहासिक घटना है। अर्ध ऐतिहासिक घटना के रूप में देखें तो स्कंदगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना, स्कंदगुप्त का राज्य के लिए त्याग की भावना, कुमारगुप्त को विलासी दिखाना, मालव वंश का स्कंदगुप्त से सहायता मांगना, ये सभी अर्ध ऐतिहासिक हैं। काल्पनिक घटना के अगर रूप में देखें तो पात्रों की आत्महत्या दिखाना, सत्ता के लिए षड्यंत्र और हूणों से समझौता, ये सभी काल्पनिक घटनाएं हैं। स्कंदगुप्त की भाषा के संदर्भ में अगर बात करें तो तत्सम प्रधान है, बिंब प्रधान है, प्रसंगों के अनुकूल शब्द चयन है इसमें और सूत्रात्मक भाषा दिखाई पड़ती है। तो यह सारी बातें थी। अगर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नाटक के संदर्भ में, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सारे पॉइंट्स शुक्ल जी ने इस नाटक को इस नाटक की जो भाषा है उसे शुक्ल जी ने चित्रमयी लच्छेदार भाषा कहा है। प्रेमचंद ने निर्जीव एवं जटिल भाषा कहा है। नगेंद्र ने अभिनव के प्रतिकूल कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अभिजात्य पूर्ण भाषा बताया है और हबीब तनवीर ने कठिन होते हुए भी समृद्ध और खूबसूरत भाषा कहा है। तो शुक्ल जी ने इसकी भाषा पर क्या कहा है, तो इन्होंने इसकी भाषा चित्रमयी लच्छेदार मानी है। एग्जाम में पूछता है कि स्कंदगुप्त नाटक की भाषा किस विद्वान ने क्या क्या माना है, किस इतिहासकार ने क्या माना है, तो उस हिसाब से हमने सोचा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है परीक्षा के लिए, तो इसलिए हमने इसे आपको बता दिया है। आप सभी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने की क्या ज़रूरत है, फिलहाल PDF में सब कुछ है, PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल अगर हम कुछ और बिंदुओं की बात करें तो और बिंदुओं में है अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से नाटक को सफल नहीं माना जाता है स्कंदगुप्त को, क्योंकि इसमें अधिक पात्रों की संख्या है, अधिक दृश्यों की संख्या है, कठिन भाषा है, गीतों की भी संख्या अधिक है, अत्यधिक समय की मांग है इस नाटक में और कठिन एवं वर्जित दृश्यों की भरमार दिखाई पड़ती है। इस नाटक में भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति की तुलना व समन्वय किया गया है। तो ये सारी बातें थी। अगर कुछ पात्रों के संदर्भ में देखें तो स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र है और देवकी का पुत्र है और इसके साथ ही साथ नाटक का नायक है। कुमारगुप्त देवकी एवं अनंत देवी का अनंत देवी का पति है और स्कंदगुप्त एवं पुरुगुप्त के पिता हैं कुमारगुप्त। इसके अलावा पुरुगुप्त देखें तो अनंत देवी एवं कुमारगुप्त का पुत्र है और गोविंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित जो है वो पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा जो है वो मालव का राजा है। मातृगुप्त जो है वो काव्यकर्ता कालिदास है। मातृगुप्त कालिदास के रूप में दिखाई गए हैं। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालक है। सर्वनाग जो है वो अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन कुमारदास का प्रच्छन्न रूप में दिखाई देता है। सिंघल का राजकुमार है। भट्टार्क एक पात्र है पृथ्वीसेन। एक और पात्र है खिंगिल जो हूण आक्रमणकारी है। इसके अलावा प्रख्यात कीर्ति है जो लंका राज कुल का श्रमण है। देवकी है कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माँ। अनंत देवी है छोटी रानी कुमारगुप्त की जो कि पुरुगुप्त की माँ है। जयमाला है मालव की रानी है, बंधुवर्मा की पत्नी है। देवसेना है बंधुवर्मा की बहन है। इसके अलावा अगर हम देखें विजया है मालव के जो राजा हैं धनकुबेर उनकी पुत्री है। कमला है भट्टार्क की जननी है। अन्य अगर हम देखें तो इसमें मालिनी है, एक पात्र मालिनी है। मातृगुप्त की प्रणयिनी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये सारे कुछ पात्र थे, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र। अगर हम पंक्ति की बात करें तो कुछ पंक्ति हैं इस नाटक में, उन्हें देख लेते हैं हम। पहली पंक्ति है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह जो पंक्ति है वो स्कंदगुप्त की पंक्ति है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अन्य पंक्तियाँ है आपकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती हैं। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं। यह जो पंक्ति है वो स्कंदगुप्त की पंक्ति है। एक अन्य पंक्ति है पर्णदत्त की।
राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। एक अन्य कथन है पर्णदत्त का, आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हुआ रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस तरह नील कदम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। एक अन्य कथन है स्कंदगुप्त का, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है। एक अन्य पंक्ति है धातुसेन बोलता है, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य के झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। एक अन्य कथन है राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। धातुसेन का कथन है। भट्टार्क कहता है कि जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। यह भट्टार्क की पंक्ति है। इसके अलावा कुमारगुप्त की एक अन्य पंक्ति है, युद्ध तो करना ही पड़ता है ना, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। एक अन्य पंक्ति है कविता करना अनन्य पुण्य का फल है, मात्र गुप्त की यह पंक्ति है। एक अन्य पंक्ति अगर हम देखें धातुसेन की है कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। तो यह एक पंक्ति थी। एक अन्य पंक्ति अगर हम देखें तो धातुसेन बोलता है कि समय इस पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। बहुत सारी पंक्तियां हैं इसमें। ये सारी पंक्तियां प्रथम अंक की थी। द्वितीय अंक की अगर हम देखें तो द्वितीय अंक की एक पंक्ति है जिसमें देवसेना बोलती है कि जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती हैं वही स्वर्ग है। इसके अलावा एक अन्य और पंक्ति है कि देवकी बोलती है क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती, प्रतिहिंसा सावक धर्म है। स्कंदगुप्त की पंक्ति है विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतर्विरोध की ज्वाला प्रज्वलित है, इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। तृतीय अंक की कुछ पंक्तियां हैं और भी पंक्तियां हैं द्वितीय अंक में और प्रथम अंक में। यहाँ पे सभी बोलना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अगर आपको सारी पंक्तियां चाहिए तो लिंक में एज अ PDF दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तृतीय अंक की एक पंक्ति अगर हम देखें तो तृतीय अंक में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें विजया बोलती है क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। तो यह तृतीय अंक की एक पंक्ति है। इसके अलावा एक पंक्ति है पंचम अंक की अगर हम देखें तो देवसेना बोलती है कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। भट्टार्क बोलता है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। विजया का भी एक कथन है सच है समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। एक अन्य कथन और विजया का है कि आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। तो इस तरह ये सारे कथन थे स्कंदगुप्त नाटक के। अगर आपको तीनों ही नाटक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जा कर के तीनों ही नाटकों की PDF प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सारे महत्वपूर्ण कथन हैं तीनों ही नाटकों के। हर अंक के बहुत सारे कथन हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। किसने क्या कहा है किस पात्र ने, वो सभी है महत्वपूर्ण बिंदु हैं नाटक के संदर्भ में कि कब प्रकाशन हुआ, कितने अंक हैं, पात्रों के बारे में विशेष रूप से उनकी विशेषताओं के बारे में, नाटक के बारे में उसकी विशेषताओं के बारे में बात की गई है। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, मिलते हैं एक अन्य नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।